हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हम लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, केमिस्ट्री के कुछ नोट्स हैं। इसमें जो 12th क्लास का लेसन 2 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, इसको हम आगे पढ़ते हैं। आई थिंक आपने पीछे वाला अच्छे से पढ़ लिया होगा। इनको कंटिन्यू रखें ताकि आपका बेस कंप्लीट हो। आज हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे नैनसर्ट समीकरण। ये जो नैनसर्ट समीकरण है, इसमें हमने पीछे पढ़ा था, यानी कि देखो आप कि पूर्व खंड में हमने माना है कि इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में प्रयुक्त समस्त स्पीसीज की जो मोलर सांद्रता है वो एक इकाई है। आवश्यक नहीं है कि यह हमेशा सत्य हो, यानी कि ज़रूर नहीं है कि ये मोलर सांद्रता के रूप में ये एक इकाई हो। नैनसर्ट ने दर्शाया है कि इलेक्ट्रॉन की अभिक्रियाएं वो निम्न होती है, यानी कि इसमें देखो m⁴n+ ये एक्वस में है और n इलेक्ट्रॉन लेंगे और इससे प्रोडक्ट में क्या बनेगा ms, यानी सॉलिड के रूप में। इसके लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष माना गया है, यानी इसको क्या है हाइड्रोजन के सापेक्ष माना गया है। इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया है और इसमें जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको हम क्या मानेंगे। जैसे कि देखो आप, इसमें E है वो mn+/m = होगा E- में है ये, फिर इसके अपॉन mn+/m -RT/NF ln m जो कि सॉलिड में है, अपॉन में है mn+ एक्वस में है ये। चूँकि ये जो ms की है, ये जो सांद्रता है ये इकाई मानी जाती है, इसलिए इसको क्या करेंगे कि E बराबर क्या E mn+/m = क्या होगा m -mn+/m -RT/NF ln 1/में mn+ ये एक्वस में हो गया। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो E- है, यानी कि mn+m की ये जो पहले की इसको परिभाषित कर दिया है। यहाँ पे जो R है वो क्या है गैस स्थिरांक, यानी कि गैस कांस्टेंट है। इसका मान क्या होगा, ये होगा 8.314 जूल किलो इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। F है वो फेराडे स्थिरांक है, जो F का मान पीछे भी आपको बता दिया था कि ये कितना होगा, ये होगा 96,487 केल्विन मोल इनवर्स। T है वो केल्विन में तापक्रम है, एवं Mn है वो एक्वस में है, और Mn+ है ये एक्वस प्लस में स्पीसीज की मोलर सांद्रता है, यानी कि ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन हो गई। अब अगर हमने पीछे डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था, तो डेनियल सेल में क्या है कि जो जैसे हमने देखा था कि कॉपर 2+ है एवं जिंक 2+ आयनों को जो किसी भी सांद्रता के लिए हम लिखते हैं, यानी कि हमने देखा था कि जो कि जिंक और कॉपर है उनको हमने लिया था कैथोड और एनोड के रूप में, इसका रिएक्शन करवाया था। तो जो कैथोड के लिए तो क्या था, इसमें कैथोड पे तो हमने जैसे कि कॉपर है E कॉपर 2+ अपॉन में कॉपर है = E- कॉपर 2+ अपॉन कॉपर -RT/RF ln 1 कॉपर 2+ ये जो एक्वस में है, ये तो रिएक्शन क्या है हमारी कैथोड के लिए हो रही है। और एनोड की रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एनोड की रिएक्शन में हम लेंगे जिंक को ले रहे हैं, तो इसमें E के रूप में क्या है जिंक 2+ अपॉन में जिंक हो गई = E- जिंक 2+ अपॉन में जिंक -RT/2F ln 1 में जिंक 2+ ये एक्वस में हो गया। तो ये हमारी दोनों रिएक्शन क्या होगी, एक तो कैथोड के ऊपर हो गई और एक एनोड के ऊपर हो रही है। आप याद रखो कि जो कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है वो तो कॉपर वाले हो रही है, और जो एनोड की रिएक्शन है वो जिंक वाली हो रही है। अब इनके लिए हम देखें, जैसे एनोड के लिए देखें, तो एनोड के लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये हमने बता दिया था कि जिंक के लिए। अब हम देखेंगे सेल विभव। अब नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेल विभव। सेल विभव में देखते हैं कि जैसे E है वो सेल है
और ई कॉपर 2 प्लस अपॉन में कॉपर माइनस ई Zn यानी कि जिंक 2 प्लस अपॉन में जिंक, यानी कि जो कॉपर है उसमें से ये जिंक वाला जो कंपाउंड है ये माइनस कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, सेल विभव है। इसमें आगे क्या हो रहा है कि ई माइनस कॉपर 2 प्लस अपॉन में कॉपर माइनस RT अपॉन 2F Ln 1 अपॉन में Cu यानी कि कॉपर 2 प्लस अक्वस में लिया है माइनस ई जिंक 2 प्लस अपॉन में जिंक माइनस RT अपॉन 2F Ln 1 अपॉन जिंक 2 प्लस ये अक्वस में है। फिर क्या है, इक्वल्स में ई, ये जैसे कॉपर 2 प्लस है ये कॉपर में है, इसमें से हम माइनस कर देंगे जिंक को वाले पोर्शन को, और माइनस RT अपॉन 2F है ये कॉमन ले लिया है, Ln 1 अपॉन यानी कि ये कॉपर अक्वस का ले लिया माइनस Ln 1 अपॉन जिंक का अक्वस में ले लिया है। जो नेट हमारी रिएक्शन बनेगी वो क्या बन रही है, देखो आप, ई सेल इक्वल्स टू ई माइनस सेल माइनस RT अपॉन RF Ln जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। तो ये आप ध्यान रखो कि ये हमारी क्या है कि सेल विभव की इक्वेशन बन रही है, ये हमारे आगे काम आएगी, तो इसको आप नोट करें। यह देखा जा सकता है कि जो ई सेल है वो दोनों आयनों यानी कि कॉपर 2 प्लस और जिंक 2 प्लस की सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो रहा है सब कुछ। यह कॉपर 2 प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर तो क्या होगा, बढ़ेगा, और जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर क्या है, घटता है। यानी कि आप याद रखो कि कॉपर की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, ये बढ़ेगी, लेकिन अगर जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या होगा, ये हम क्या होगी, सांद्रता कम होगी। अब आगे आप देखें कि ये जो प्राकृतिक लघुगणक है इसका जो आधार है इसको तो क्या है कि 10 में रूपांतरित कर दिया है, और इसमें RF के मान को भी रख रहे हैं, और इसमें T जो ले रहे हैं वो कितना है, 298 केल्विन पर ले रहे हैं। तो ये निम्न प्रकार से बदलेगा। देखो आप, जो ई सेल है इसमें क्या होगा, ई माइनस सेल माइनस में 0.059 अपॉन 2 लॉग जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, इसमें चेंज हो जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रोडों की इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो n समान होनी चाहिए, अतः ये निम्नलिखित प्रकार से होगी। देखो जैसे निकिल है ये सॉलिड में है, ये निकिल 2 प्लस अक्वस में लिया, ऐसे ही हम ये जो मान है ये रख लेंगे। तो इससे जो हमारी सेल क्या बनेगी, जैसे ई सेल है, ई सेल इक्वल्स टू ई माइनस सेल माइनस RT अपॉन RF Ln निकल 2 प्लस अपॉन Ag प्लस की होल 2, ये इक्वेशन समीकरण बन रही है हमारी। और इसमें जो सामान्य जो विद्युत रासायनिक समीकरण है अगर वो देखें तो इसमें क्या होगा कि विद्युत रासायनिक समीकरण है उसमें रखते हैं, जैसे कि ये मान रख रहे हैं, तो लास्ट में हमारे पास क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी हमारी, यानी कि ई माइनस सेल माइनस RT अपॉन NF Ln C की पावर C D की पावर D A की पावर A और B की पावर B, ये हमारी इक्वेशन बन रही है इसके अंदर। अब इसी इक्वेशन के बेस पे अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण वाले सेल को निरूपित कीजिए। इसमें हमें बताया है कि जैसे Mg ये मैग्नीशियम है ये सॉलिड में है, और 2Ag प्लस की होल में 0.0001 इससे बन रहा है मैग्नीशियम 2 प्लस और 0.130 M प्लस 2Ag सॉलिड के अंदर। और इसके में क्या पूछा है कि जो ई सेल का जो परिकलन कीजिए, यदि ई सेल बराबर 3.17 V हो तो इसके में हमने इसका सॉल्यूशन पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जैसे ई सेल है इसमें ई माइनस सेल माइनस RT अपॉन 2F Ln मैग्नीशियम 2 प्लस Ag 2 प्लस की होल 2 इसमें है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जो ई सेल की वैल्यू है वो हमें कितनी देर की है, वो है
0.17 वोल्ट। ये देखो सेल की वैल्यू हमें दे रखी थी, वॉल्यूम इतनी रख दी, माइनस में 0.059 V/2 log 0.130 अपॉन में 0.0001 की होल 2, और इससे हमें लास्ट में क्या मान मिलेगा, हमें इसमें बनेगा 3.17 वोल्ट 0.21 वोल्ट इक्वल्स टू, यानी कि टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.96 वोल्ट, यानी इतना हमारा आंसर आएगा। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट नेंसर्ट समीकरण के समय स्थिरांक। ये जो नेंसर्ट समीकरण का जो समय स्थिरांक है, इसके बारे में अगर देखें तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इसमें जो जिंक है वो सॉलिड में है और ये कॉपर के साथ जो अक्वस है उसके साथ रिएक्शन करेगी, तो इसमें जिंक 2+ अक्वस में चेंज हो जाएगा और कॉपर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और पीछे हमारा क्या रिजल्ट निकला था कि जैसे जैसे समय गुजरता है तो जिंक 2+ आयन की जो सांद्रता है वो तो क्या है, बढ़ती जाती है, जबकि कॉपर प्लस आयन की जो सांद्रता है वो घटती जाती है। इसमें जो सेल की वोल्टता है, जिसे वोल्ट मीटर द्वारा तय करते हैं, वो क्या हो रही है, घट रही है, और कुछ समय पश्चात कॉपर 2+ और जिंक 2+ आयन है उनकी सांद्रता क्या होगी, स्थिर रहेगी। और इनका जो वोल्ट मीटर है वो शून्य पठनांक दर्शाता है, यानी कि वो शून्य हो जाएगा। यह इंगित करता है कि जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो गया कि समय की स्थिति हो जाएगी। अगर वोल्टता है वो वोल्ट मीटर में 0 आ रही है, यानी कि वो क्या हो रही है कि वो शो कर रही है कि जो रिएक्शंस है वो समय में आ गई है, रुक गई है। और इस अवस्था में जो नेंसर्ट समीकरण है उसकी निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि नेंसर्ट समीकरण है इसको क्या लिखेंगे, इसमें जैसे कि ई सेल है, ई सेल इक्वल्स टू 0, यानी कि ई सेल माइनस 2.303 RT/2F log जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+। इसको अगर हम इसमें मान रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा कि ई सेल इक्वल्स टू क्या होगा 2.303 RT/NF log Kc, ये हमारे पास आ रहा है। और इस समीकरण में सेल में जो मानक विभव है एवं मानक स्थिरांक है इनके बीच में संबंध दर्शा रही है। इस प्रकार अभिक्रिया के लिए जो समय स्थिरांक है जिसे अन्य प्रकार मापना संभव नहीं है। इसमें जो सेल के जो संगत E- है उसके मान में परिकलित किया जा सकता है। आई थिंक आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अब आप कल ये जो इनकी फर्स्ट क्लास थी उसमें इस चैप्टर की पूरी डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप उसको पहले पढ़ लोगे तो आपको सारा लेसन याद हो जाएगा, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर ये जो न्यूमेरिकल बेस आ रहे हैं उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ें और याद करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से आगे पढ़ें। थैंक यू।